हाँ दिखाएंगे। हाँ, प्रिय पत्रकार साथियों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदाकत आश्रम के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता यशस्वी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी के नेतृत्व में यहां आयोजित की है। सदन में हमारे नेता द्वय शकील अहमद खां साहब, मदन मोहन झा साहब, राज्यसभा सांसद बिहार के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद जी, इन सभी की ओर से मैं आप लोगों का यहां स्वागत करता हूं। आज हम अभिभूत हैं कि हमारे बीच इस देश के मूर्धन्य नेता और सामाजिक न्याय के प्रणेता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड, जिन्होंने सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी की दम्भी और घमंडी सरकार को सबक सिखाया, जयराम रमेश जी हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें स्नेहपूर्वक समूचा छत्तीसगढ़ कका के नाम से पुकारता है, भूपेश बघेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल के वरिष्ठतम नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी साहब, तीनों नेता हमारे ऑब्जर्वर भी हैं बिहार के, जो आगे भविष्य का मार्ग हमारा प्रशस्त करेंगे। इस देश की दलितों की अग्रणी आवाज और उनके न्याय के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उदित राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे बीच कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख राजेश राठौर जी हैं। कोषाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अब मैं बगैर समय व्यर्थ गवाए अनुरोध करता हूं आदरणीय राजेश राम जी से कि औपचारिक शुरुआत इस पत्रकार वार्ता की करें। सम्मानित, आज के विशेष प्रेस वार्ता में हमारे देश से जाने माने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस ऐतिहासिक हॉल में 20 साल विनाश काल के विषय पर प्रेस वार्ता को उपस्थित सम्मानित राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सम्मानित भूपेश बघेल साहब, हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रभाग के अनुभवी और लोकतांत्रिक मूल्यों के लोगों तक पहुंचाने वाले श्रीमान जयराम नरेश जी, इस प्रेस वार्ता में बैठे सम्मानित बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हमारे बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता सम्मानित डॉक्टर शकील अहमद साहब, हमारे मदन मोहन झा साहब, अभय दुबे जी, कौकब कादरी जी और अधीर रंजन चौधरी जी, जिन्हें आप लोकसभा में कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आपने देखा है, और सम्मानित हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सभी वरीय नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण, इस सभागार में उपस्थित प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया और प्रेस छायाकार, सभी को मैं दिल के गहराइयों से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं।
और मैं एक आध शब्द कह करके आगे मैं अपने वरीय नेता जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इन्हें आपके बीच भेजा है, जो अपनी अनुभव से इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप उसके पहले हम लोग एक 20 साल विनाश काल एक पुस्तक जो एक समन है सरकार के खिलाफ, ये नोटिंग आपके सामने हम लोग डिस्प्ले करेंगे। सम्मानित सभी से निवेदन है कि इसे दिखाने का कृपा करें। जैसा कि आप जानते हैं, आपके सामने ये लोग जो कहते हैं उस विषय पर विशेष चर्चा के लिए हम जयराम नरेश साहब से, अशोक गहलोत साहब से निवेदन करते हैं। जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अशोक गहलोत साहब इस पत्रकार वार्ता की शुरुआत करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों के लिए और हमारे अतिथियों के लिए के स्वागत के लिए शकील अहमद साहब, मदन मोहन झा साहब और अखिलेश जी भी दो शब्द स्वागत के बतौर कहें। कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमा, सीनियर लीडरान, हमारे सामने तमाम मीडिया के साथियों, बंधुओं, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि गत कई महीनों से कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटीज़ और कांग्रेस पार्टी का जो प्रण है, कांग्रेस पार्टी की कटिबद्धता, कमिटमेंट आपके सामने है कि किस तरह से बड़का झुट्ठा पार्टी की सरकार जो यहाँ चल रही है एक्चुअली में वो जाए, निजात हासिल हो, लोगों को तकलीफ़ों से निजात हो। हम आप सब लोगों का, अपने सीनियर रहनुमाओं का, इन तमाम लीडरान का, आप सब लोगों का यहाँ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य नेता परम श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब, इस अवसर पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब, बंगाल से आए ऑब्जर्वर के रूप में कई बार लोकसभा में सांसद रहे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित और वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी जी, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड और राज्यसभा में मेरे सहयोगी भारत सरकार के पूर्व मंत्री परम आदरणीय जयराम रमेश साहब और बिहार कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष राजेश जी, शकील अहमद खान साहब, मदन मोहन झा जी, कौकब कादरी जी,
और यहाँ उपस्थित तमाम पत्रकार साथियों, इस ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित हम सभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मुझे केवल स्वागत करने का ही अवसर दिया गया है, इसलिए संक्षेप में मैं केवल इतना कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और अपने नेताओं को विश्वास दिलाता हूं कि जिन्होंने मां गंगा को दिया धोखा, उन्हें अब बिहार नहीं देगा मौका। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आग्रह करता हूं मदन मोहन झा जी को और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट माइक वहां तक पहुंचाए। सम्मानित मंच पर जो हमारे नेतागण आसीन हैं, मैं समझता हूं कि कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है और मैं आलाकमान के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो इतने अनुभवी नेता को बिहार भेज करके यहाँ के कार्यकर्ताओं को मनोबल को ऊंचा किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों के देखरेख में बिहार के चुनाव का संचालन अच्छी तरीके से होगा। अंग्रेजी में एक फ्रेज है जो वेल बिगन इज हाफ डन। आज अच्छी शुरुआत हुई, मैं समझता हूं जो आधा काम खत्म। तो मैं पुनः इन लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आप आज आए और आप लगातार हम लोग को मार्गदर्शन देते रहेंगे और उसका लाभ हम लोग उठाते रहेंगे। पुनः मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं और पत्रकार बंधु जो हैं सामने में, उनको भी आशा करता हूं कि इनके अनुभव का लाभ लेकर के यहाँ के जनता को बीच बीच में बताते रहेंगे। जय हिंद। अब मैं आदरणीय अशोक गहलोत साहब से अनुरोध करता हूं कि पत्रकार सम्मानित मंच, माफ़ी चाहते हैं, एक तो कन्फ्यूजन होगा टाइमिंग के अंदर, आपको इंतज़ार करना पड़ा। वैसे तो जो आपको बताया गया 20 साल विनाश काल, ये अपना आप एक मैसेज है देश के अंदर बिहार के बारे में कि पूरा मुल्क जानना चाहता है कि इस चुनाव में क्या होगा। ये चुनाव खाली बिहार के लिए नहीं है, ये चुनाव देश का भविष्य भी तय करेगा कि देश की दिशा में जाना चाहता है। जो हालात बना रखे हैं केंद्र सरकार ने भी, और जो दुर्दशा हुई है 20 साल में बिहार की, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी बार बार पाला बदलते गए तो ठोस रूप में 20 साल का शासन नहीं हो पाया। बिना गुड गवर्नेंस के कभी भी विकास नहीं हो सकता है, समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। सभी मामलों में जो बिहार पिछड़ गया है, दुर्दशा हो रही बिहार की, इसीलिए हो रही है गुड गवर्नेंस देने में सरकार बिल्कुल ही नाकामयाब रही। और उसका कारण भी है कि जिस रूप में करप्शन पैदा हुआ, करप्शन पहली बार देख रहा हूँ कि डिप्टी सीएम हो चाहे मंत्री हो, खुले आरोप लग रहे, तथ्यों के साथ लग रहे हैं और कोई इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा नहीं करवाने का तो मोदी जी ने संकल्प ले रखा है। जब से आए मोदी जी तब से तय कर रखा, चाहे कुछ भी हो जाओ, किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। ये उनकी नीतिगत फैसला उनका है। इस देश का दुर्भाग्य है कि डेमोक्रेसी के अंदर भी ऐसे फैसले करके बैठे हुए लोग हैं। और जिस रूप में शासन चल रहा है, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हो, परंतु मोदी जी ने क्या कहा था यहाँ पर 15 के अंदर, क्या आपको मैं मदद करूं? 50,000 करोड़ की, 60,000 करोड़ की, 70 की, 80 की, पता नहीं 125 तक ले गए मेरे ख्याल से। वो पता नहीं उसका क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम।
जो होनी चाहिए हर क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बहुत दुर्दशा है। मेरे पास आंकड़े हैं और अभी आपको जो बुकलेट बांटी जाएगी उसके अंदर विस्तार से उसके अंदर बताया गया है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जो सरकारी रिपोर्ट आंकड़े हैं उसके आधार पे भी स्थिति बहुत खराब है। और तो और देखिए, आप जो CNAG है वो कह रहा है कि 76,877 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा है। बताइए आप, ऐसा कभी नहीं होता है। और करीब 49,000 करोड़ का UC होते हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र, वो भी उपलब्ध नहीं है। तो पोल खोल दिए CNAG खुद ने इनकी। बाकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जन कल्याण, जातिगत जन कल्याणकारी विकास, ग्रामीण विकास सभी विभागों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पर है। इस सरकार 5 साल में 3,59,000 करोड़ की राशि खर्च नहीं कर पाई। जो सरकार इसी निकम्मी नाकारा हो, जो पैसा खर्च नहीं कर पाए और उसमें जो केंद्र पैसा देता साथ में 40%, इसका मायने वो लेफ्ट हो गया होगा। तो फिर ये क्या काम करवाएंगे, आप खुद सोच सकते हो। घोटाले की बताई गई है, निजी संपत्ति बना ली गई। सर्जन घोटाले में सरकारी फंड NGO के खातों में ट्रांसफर करके निजी संपत्ति बन गई है। और साथ में मनरेगा के अंदर पोषण आहार में, PM आवास योजना में भी घोटाले सामने आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि NCRB की रिपोर्ट जो है भारत सरकार की अपराध कानून व्यवस्था को लेके, वो कह रहे हैं कि 20 साल में बिहार में अपराध की दर जो 323% बढ़ गई है। आप कल्पना कीजिए कि 323% का बढ़ना, प्रतिदिन 953 आपराधिक घटनाएं होना, जिसमें हत्याएं 8 प्रतिदिन है। ये आंकड़े मिले नहीं है। 33 अपहरण और 55 महिला अपराध शामिल है। ये स्थिति यहाँ बनी हुई है, तो आप सोच सकते हो कि इस प्रदेश का क्या हाल हो रहा होगा। आपको हमको सोचना पड़ेगा। उद्योगपतियों की 11 उद्योगपतियों की हत्या होगी 6 महीने के अंदर। ऐसी गंभीर घटना है, 6 उद्योगपतियों की हत्या हो जाए, बाकी लोगों को क्या होता होगा आप सोच सकते हो। जब उद्योगपतियों की हत्या होने लग गई तो बाकी गरीब का क्या हो रहा होगा, कोई पूछ रहा उसको। और कहते 3 करोड़ से अधिक जो है बेरोजगार पलायन कर गए मजदूरी के लिए। 3 करोड़ लोग दावे करते बार बार कि हम पलायन को रोकेंगे, उन दावे खोखले साबित हो गए लोगों के। और मेरे दृष्टि के अंदर तो पहला काम बिहार को ये करना चाहिए, 76 साल हो गए आज़ादी को, कि पलायन रोके पूरी तरह से। पूरे देश की सेवा बिहार वाला कर रहे हैं। बिहार की पृष्ठभूमि बहुत शानदार है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप सबको और हम सबको गर्व है कि बिहार की पृष्ठभूमि जो है शिक्षा को लेके या प्राचीन काल से लेके, वो एक अलग अद्भुत है। और बिहार के लोग मजदूरी के लिए जाए हर राज्य में, पूरे देश के निर्माण में काम कर रहे हैं। यहाँ उनकी स्थिति क्या हो रही है आप खुद देख सकते हैं। पोर्टल पर दर्ज है ये जो बता रहे हैं आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है ये। बाकी तो आप देखिए, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रखा भारत सरकार ने, HRD मिनिस्टर ने। वो कह रहे हैं कि 23-24 के अनुसार बिहार में हायर सेकेंडरी स्तर पर शकल नामांकन दर जो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 30% रह गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 56% है। 16,000 स्कूलों में बिजली उपलब्ध नहीं है। 6.5% स्कूलों में कंप्यूटर सिर्फ है। 2600 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है और 117 स्कूल ऐसी जहाँ एक छात्र भी नहीं है। ये इस प्रकार की जो स्थिति बनी क्यों है? मेन बात यह है, पेपर लीक की घटनाएं, फर्जी डिग्री, रैकेट पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं।
नीट, बीपीएससी, पुलिस भर्ती, एसएससी, शिक्षक भर्ती जैसी सभी परीक्षाओं में घोटाले हो जा रहे हैं। ये खाली प्रॉब्लम बिहार की नहीं है, ये प्रॉब्लम तो कई राज्यों की है। राजस्थान का नंबर भी आता है उसके अंदर, गुजरात भी आता है, पंजाब भी आता है, यूपी भी आता है। अधिकांश राज्यों में जो गैंग काम कर रही है ये पेपर आउट करने का, ये आप सबको मालूम है। और तो और धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री रहते हुए नीट यूजी के अंदर 2024 में और यूजीसी नेट 2024 के पेपर लीक हुए और बिहार इन कांडों का प्रमुख केंद्र रहा। इस प्रकार से मैंने बता दिया आपको, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने का दावा कहते फर्जी है। अभी तो वो खुद ही बता सकते हैं क्या हुआ होगा। आपके डिप्टी सीएम साहब पर जो आरोप लगते हैं उनका जवाब दे, वो बताए जनता को भी क्या असलियत क्या है। मंत्री जी है नकली दवा घोटालों में दोषी ठहराए गए हैं, ये स्थिति है। कोई इस्तीफा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार से मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि स्थिति बहुत नाजुक है। स्वास्थ्य के अंदर भी एक तरफ राजस्थान है जिसने मॉडल कायम किया पूरे देश के अंदर, फ्री मेडिसिन, फ्री सीटी स्कैन, फ्री एमआरआई, ऑपरेशन फ्री, 25 लाख तक का बीमा फ्री। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति बिगड़ी है कि 60% पद खाली है शिक्षा विभाग के अंदर, आपके स्वास्थ्य विभाग के अंदर 60% करीब डॉक्टरों की कमी है और 80% पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है। तो क्या लोगों को भला हो रहा होगा। बाकी तो अभी बहुत लंबी बातें हैं। बच्चे और महिलाओं में एनीमिया इतना भयंकर है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। सोशल सिक्योरिटी की स्थिति बहुत नाजुक है। यहाँ पर आप सबको मालूम ही है। और जाति की जनगणना जो है उसको 2011 में हुई थी मनमोहन सिंह के वक्त में, उनको जारी नहीं किया गया। और इस प्रकार के हालात बने रखे हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में बिहार 27वें स्थान पर है। यहाँ एयर कार्गो, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर डिपो उपलब्ध नहीं है, जबकि यहाँ चीनी मिले हैं, जूट मिले हैं, खाद्य प्रोसेसिंग इकाइयाँ बंद पड़ी है। सामाजिक आर्थिक विकास के मामले में बिहार देश के सबसे अंतिम राज्यों में शामिल है। 20 सालों में बिहार में शिक्षा, रोजगार, सिक्योरिटी के क्षेत्र में पूरी तरह विफल रही है। करप्शन, क्राइम और पलायन बढ़ा है। अब जो हमने कहा है कि भाजपा जेडीयू हटाओ और बिहार बचाओ, ये एक तो हम कहना चाहते हैं। और दूसरा, इंडिया गठबंधन की जीत जो है बिहार के सर्वांगीण विकास की गारंटी है। ये कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन के अंदर है। राहुल गांधी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में और पार्टी मिलकर जो गठबंधन बनाई है, सबके नेतृत्व में हम उम्मीद करते हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो एक मॉडल कायम करेंगे बिहार के अंदर कि गवर्नेंस कैसी होती है, किस प्रकार से जो कमी रही है 20 साल में उनको हटा करके और मैनिफेस्टो आएगा तब आपको और स्थिति क्लियर होगी। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय भूपेश बघेल साहब से अनुरोध करता हूँ। आदरणीय गहलोत साहब, आदरणीय जयराम रमेश जी, आदरणीय राजेश राम जी, आदरणीय शकील जी, आदरणीय अधीर जी, सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये धरती भगवान बुद्ध की ज्ञान की भूमि है। भगवान महावीर और गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। पूरे दुनिया को ज्ञान के प्रकाश देने वाले भूमि नालंदा विश्वविद्यालय, प्रजातंत्र की पाठशाला यदि कहें बिहार को तो अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन आज प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार किस प्रकार से जनता का गला घोट रही है, इसका उदाहरण आप देखें। मनरेगा पूरी तरह से बंद है, जो गरीब जनता को 100 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है,
वो अब बिहार में समाप्त हो गए। डबल इंजन की सरकार है। आज किसानों को एमएसपी में कोई भी फसल खरीदी नहीं जा रही है, केवल दिखावा किया जा रहा है और शोषण किया जा रहा है। किसानों को कोई इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तीसरे तरफ जो उद्योग पहले लगे थे वो अब बंद हो गए। कोई उद्योग आगे लगे नहीं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आर्थिक स्थिति में पूरी तरह से पिछड़ने का कारण ये 20 साल विनाश काल जो एनडीए की सरकार है वो जिम्मेदार है। दूसरे तरफ जितने भी इंडेक्स देखें वो उसमें सबसे निचले पायदान में 17 बड़े राज्यों में देखेंगे, चाहे शिक्षा की स्तर है, स्वास्थ्य की स्तर है, कुपोषण का है, वो सब में निचले पायदान में सरकार है। तो आज स्थिति बहुत भयावह है। जिस प्रकार से आदरणीय गहलोत जी ने बताया कि क्राइम रेट किस प्रकार से बढ़ा है, गुंडा राज किस प्रकार से बढ़ा है, ये पूरे बिहार की जनता देख रही है। आज महिलाओं को 10,000 रुपया देने की बात की, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में 1 करोड़ से भी अधिक महिलाएं फंसी हुई है, जो 30% 40% ब्याज में पैसा लिए हैं और उस कुचक्र में फंसे हुए हैं। ये 10,000 भी उन महिलाओं के हाथ में नहीं आया है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में फाइनेंस कराया है तो बहुत सारा पैसा वैसे ट्रांसफर हो गया है। लेकिन ये भी कर्ज है, उसे पटाना पड़ेगा। तो ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश और भ्रष्टाचार जो लगातार हो रहा है उसके तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रबल इंजन है। भारतीय जनता पार्टी पहले 75 साल के लोगों को रिटायर कर देती थी। मोदी जी खुद रिटायर किए बहुत लोगों को, मुरली मनोहर जोशी से लेके बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं जिसको रिटायर कर दिया गया। अब वो 75 के हो गए हैं। नीतीश बाबू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो दोनों इंजन के मुखिया की स्थिति के बारे में आप सब जानते हैं। ये डबल इंजन नहीं है, ट्रबल इंजन है। और जब इंजन का रिंग पिस्टन खराब हो जाता है तो धुआं फेंकना शुरू कर देता है। तो ये सरकार की स्थिति यही है कि इनके शासन काल में पुल पुलिया कितने गिरे हैं उसके आपको जानकारी है। पूरे देश में ही खबर छपती है कि बिहार में ये पुल ढह गया, ये पुल ढह गया, ये पुल ढह गया। स्थिति बेहद खराब है। इस सरकार को बदलने की आवश्यकता है। और ये 20 साल विनाश काल बहुत मेहनत करके हमारे साथियों ने ये जानकारी कलेक्ट की है और ये आपके माध्यम से बिहार की जनता को समर्पित है कि किस प्रकार से 20 साल में बिहार का हाल बदहाल कर रखा है इस सरकार ने। और बिहार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और परिवर्तन सुनिश्चित है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मेरी बात सुनी, उसके धन्यवाद। इसके बाद अधीर दादा। हमारे नेता अशोक गहलोत जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, जयराम रमेश जी, बिहार के अध्यक्ष राजेश राम जी, सीएलपी लीडर शाकिल खान साहब, अखिलेश जी और सारे नेतागण, और आज ये सभागार में आए हैं यहाँ के सारे पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने। ये सदाकत आश्रम ही है। हम लोग कुछ दिन पहले CWC की एक्सटेंडेड मीटिंग बुलाई थी और उसी दिन से आप लोग भी शायद पता चल गई कि बिहार में इस बार कांग्रेस और सारे महागठबंधन की जितने साथियों हैं ये सब मिलकर हम लोग बिहार को विनाश से बचाने के लिए, बिहार की हालत को सर्वनाश से बचाने के लिए हम लोग जो कवायद शुरू कर दिए थे वो आपको शायद पता चली होगी। आज उसी के नतीजे ही यहाँ 20 साल विनाश काल ये सारे मैनिफेस्टो
आप लोगों के सामने हम लोग लाए हैं। जयराम रमेश जी इसका विस्तार से और स्पष्टीकरण करेंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये बिहार जहाँ हमारे बुद्ध, जहाँ महावीर, जहाँ हमारे सारे पुण्य भूमि के हैसियत से दिखा जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी और सारे ये साधु संत और सूफियों की पुण्य भूमि है ये बिहार। इस बिहार की हालत आप खुद देख लीजिए। आज हिंदुस्तान में 1% की सूबे की हैसियत से बिहार को जाना जाता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिहार में कुछ चीज़ों की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है ये सरकार चलाने की और लोगों की सेवा में बिहार की सारे संसाधनों की सही ढंग से उपयोग करने की कमियां है। और चुनाव आते ही आम लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की रेवड़ियां बांटने की सारे योजना बनाए जाते हैं। इतने अगर सरकार के पास धन रहते थे आगे, तो क्यों इस समय ये 10,000 की बहनों को लुभाने के लिए 10,000 की एक ऋण देने के बदले जिन ऋण की चंगुलों में, जिन कर्ज की चंगुलों में, जिन बकाया की चंगुलों में यहाँ की माँ बहनें फंसे हुए हैं, उससे बचाने के लिए क्यों ना कर्ज माफी की ऐलान किया गया। उसके बाद अगर ऐलान करते कि हम ये तो कर्ज माफी कर ही दिए हैं, फिर अगले तारीख में और कुछ देने वाला है, तब ना इनको शोभा देते हैं। लेकिन ये बिहार के गरीबी को ये लूटना चाहते हैं। ये बिहार की गरीबी और बिहार की जो अभाव आम लोगों की है, उसको चुनाव के समय उसको वो शोषण करना चाहते हैं। पॉवर्टी एंड पेन्यूरी इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय दिस गवर्नमेंट, और कुछ नहीं तो ये जो पिटारा खोले गए हैं, ये जो रेबड़ी के जो पिटारा खोले गए हैं, इसका समय आप देख लीजिए। चुनाव के पहले इसके घोषणा होता है, क्यों ना 1 साल पहले किए गए, क्यों ना 2 साल पहले किए गए। और इतने सारे धन अगर सरकार के पास रहते तो यहाँ मनरेगा में क्यों 100 दिन के बदले 34 दिन काम मिलते, बताइए। क्यों यहाँ 255 रुपया ये मजूरी मिलते, क्यों? अगर इतना धन रहे तो सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास पैसा, ये सरकार फिसड्डी में चल रहे हैं। ये सरकार अभी कर्ज की जाल में फंसे हुए हैं और आम लोगों को भी फंसाना चाहते हैं। और चुनाव के पहले गुमराह करने के लिए जो रेबड़ी के बारे में सदन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद विरोध प्रकाश करते थे। हम लोगों को सदन के अंदर मोदी जी की भाषण आप सुने होंगे, बीजेपी वालों की भाषण सुने होंगे। ये रेबड़ी कल्चर को देश से खत्म करना चाहिए, ये नारा था जिस पार्टी को, जिस सरकार को। वो बिहार में आके ये रेबड़ी क्यों बंटने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार उनकी बिहार की विनाश करने की चलते इस बार आम लोग इन लोग को सजा देंगे। इसलिए ये लोग डर के मारे आम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 0.3% की जो फर्क थी पिछले चुनाव में, उससे आगे जाकर बिहार में इस बार खर्चा पानी की सरकार, भ्रष्टाचार अपार, इसको खदेड़ने के बाद यह एक सरकार बनेगी, आम लोगों की सेवा करने की सरकार। नमस्कार। अब मैं अनुरोध करूं जयराम रमेश जी से, उसके पहले मैं पत्रकार साथियों, बीते दिनों एक सामाजिक समूह से जब भेंट हुई तो उन्होंने जयराम सर को संदेश देने के लिए कहा था। जब ये जंगल सौंप रहे हैं लगातार अडानी को, तो उन्होंने कहा था कि हम ऋणी हैं कि उन्होंने सरकार में रहते हुए, पर्यावरण मंत्री रहते हुए 200 नो गो एरिया डिसाइड किए थे भारत के जंगल को बचाने के लिए। तो उनकी तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि पत्रकार वार्ता को संबोधित। नमस्कार साथियों, आज ये 42 पन्ने का चार्जशीट जारी किया गया है, पर यह सिर्फ आरोप पत्र नहीं है। ये आरोप पत्र का आधार है पिछले 20 सालों का 20 तथ्य। हालांकि इन 20 सालों में 2 बार इस तरफ पलटी और 2 बार उस तरफ पलटी हुई है, तो ये 20 साल 4 पलटी का समय हुआ है। पर इस आरोप पत्र के बाद हमारा घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। पर इस आरोप पत्र का मकसद है कि
ये जो अपने आप को डबल इंजन सरकार कहते हैं, बिना ईंधन वाला डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में बिहार की दशा क्या हुई है, उस पर इस पत्र में, आरोप पत्र में विस्तार से उल्लेख किया गया है। मैं सिर्फ यही कहूंगा विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में कि बिहार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। एक रास्ता, दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं बिहार की जनता को, खास तौर से बिहार के युवाओं को। एक रास्ता है जनता की भलाई का रास्ता, सामाजिक सद्भावना, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय का रास्ता, आर्थिक विकास का रास्ता, और वो है महागठबंधन का रास्ता। और दूसरा रास्ता है, जैसा कि मैंने कहा, बिना ईंधन वाला डबल इंजन, स्वघोषित डबल इंजन, और जो इस स्वघोषित डबल इंजन का ईंधन है सत्ता की मलाई, और उसका विवरण इस आरोप पत्र में भी किया गया है। मैं 3 या 4 मुद्दों को लूंगा इस आरोप पत्र से। पहली बात तो यह है कि पलायन, और खास तौर से मजबूरी में पलायन, बिहार का भविष्य नहीं बन सकता। यह बिहार का भविष्य नहीं है। बिहार का भविष्य है औद्योगिकरण, बिहार का भविष्य है कृषि विकास, बिहार का भविष्य है शहरीकरण, बिहार का भविष्य है और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं। तो ये जो पलायन की संकट से गुजर रहा है कई सालों से बिहार, और जो आज देश भर में, दुनिया भर में जाना जाता है संकट पलायन, मजबूरी में पलायन के लिए, वो बिहार का भविष्य नहीं है। बिहार का भविष्य है विकास, बिहार में विकास, और देशों में नहीं विकास, पर बिहार में विकास प्राथमिकता। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि 25 जुलाई 2025 को कैग ने विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी, और उस कैग के अनुसार बिहार सरकार के केवल 10 विभागों में 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला केवल 10 विभागों में। यह कांग्रेस पार्टी की आंकड़े नहीं है, ये सीएजी के आंकड़े हैं, कैग के आंकड़े हैं, जो विधानसभा में रखे गए हैं। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला। जैसा कि मैंने कहा, यह सत्ता की मलाई, और किसने कही है? जो लोग डबल इंजन चलाते हैं, ये रिमोट कंट्रोल डबल इंजन है। ये पटना से कंट्रोल नहीं है इस डबल इंजन का। ये डबल इंजन तो रिमोट कंट्रोल डबल इंजन है। और ये 71,000 करोड़ रुपया मलाई न केवल बिहार में, पर बिहार के बाहर भी लोग इससे फायदा उठाए हैं। तो ये करप्शन जो हुआ है, घूसभरी शासन तो आपने देखा है पिछले 20 सालों में, ये बिहार का भविष्य नहीं हो सकता। जवाबदेही, पारदर्शी शासन की जरूरत है। और तीसरी बात मैं कह दूं कि बेरोजगारी बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं हो सकता। बेरोजगारी के आंकड़े, नीति आयोग के आंकड़े के अनुसार सबसे ऊंचे स्तर पर है बिहार, सबसे ऊंचे स्तर पर। आपको हैरान होगी सुनकर, और इसका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया है
कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख की आबादी को 30 कॉलेज स्थापित किए जाते हैं। 1 लाख की आबादी के लिए अलग अलग राज्यों में, विकसित राज्यों में 30 कॉलेज स्थापित किए गए हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कई कई राज्यों में, राजस्थान, 30 कॉलेज हैं। बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं, 1 लाख की आबादी। और आप जानते हैं बिहार की आबादी क्या है? 13 करोड़। सबसे नीचे स्थान पर है। स्वास्थ्य की सुविधाओं सबसे नीचे स्थान। शिक्षा की जो संस्थाएं हैं सबसे नीचे स्थान पर। उत्साह और उमंग के आधार पर इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के युवा का कोई मुकाबला नहीं है। बिहार के युवा दुनिया भर में जाते हैं और नाम कमाते हैं, पर अपने ही राज्य में क्यों नहीं उनको शिक्षा मिलता? अपने ही राज्य में उनको क्यों नहीं रोजगार मिलता? अपने ही राज्य में उनको सुशासन क्यों नहीं मिलता? यही सवाल है। चौथा बिंदु जो मैं कहना चाहता हूं आपको, सामाजिक न्याय को लेकर, इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई है और बीजेपी के विरोध के बावजूद महागठबंधन सरकार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया था। इसका कड़ा विरोध बीजेपी ने किया। आप जानते हैं बिहार के लंबे इतिहास में कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को गिराई गई, आरएसएस ने गिराया 1978 में आरक्षण के मुद्दे को लेकर। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिराई बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर। जब बिहार की महागठबंधन सरकार पलटी के पहले की सरकार ने जाति सर्वेक्षण करवाया, उसका विरोध बीजेपी ने किया। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और सभी लोग ने मांग की कि जाति जनगणना होना जरूरी है, अनिवार्य है। संविधान में सामाजिक न्याय का जो जिक्र किया गया है, और इस संविधान का मैं थोड़ा जिक्र करने वाला हूं, इस सामाजिक न्याय को पूरा करने के लिए जाति जनगणना कराना जरूरी है। और बिहार में जाति सर्वेक्षण करवाया गया, बीजेपी ने इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट, हालांकि बिहार में आजकल मुझे जानकारी मिली है कि इसका नाम एफिडेविट नहीं हाफिडेविट हो गया है, तो इस हाफिडेविट में बीजेपी ने हाफिडेविट पेश की सुप्रीम कोर्ट में कि हम जाति जनगणना के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो। पर जाति सर्वेक्षण हुआ, 65% आरक्षण का नोटिफिकेशन निकला, हाई कोर्ट में उसका विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में अभी वो मामला लंबित है 65% आरक्षण का। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, जो सिर्फ नाम पर मुख्यमंत्री हैं पर रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री, रिमोट कंट्रोल और किसी के हाथ में है, और दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से और रिमोट कंट्रोलर से, क्यों आपने बिहार के कानून को इस संविधान के नवी सूची में शामिल नहीं किया? अगर आप ये इसको शामिल करते तो उस कानून को संवैधानिक सुरक्षा मिलता। 30 साल पहले, ठीक 3 साल पहले इस नवी सूची में, अगर आप देखें नवी सूची हमारे संविधान में, एंट्री नंबर 257 तमिलनाडु का कानून है। 69% आरक्षण तमिलनाडु में अभी उपलब्ध है, 69%।
और 30 साल पहले कांग्रेस की सरकार, जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और बिहार के ही एक बड़े नेता, कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, सीताराम केसरी जी सामाजिक कल्याण मंत्री थे, और उनके कार्यकाल में ये नवी सूची में शामिल किया गया। और उसका नतीजा ये है कि 30 साल से तमिलनाडु में 69% आरक्षण संवैधानिक है, पर बिहार में 65% आरक्षण असंवैधानिक कैसे हुआ? क्यों केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने प्रयास नहीं की कि संविधान के नवी सूची में आप इसको शामिल कराएं? तो मेरा यह कहना है कि सामाजिक न्याय जो बात उठाई है कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना को लेकर, सभी जातियों के लिए बराबर हक देने के लिए, शिक्षा में, रोजगार में, उसके विरोध हमेशा बीजेपी रही है। और आज सामाजिक न्याय का मसीहा के रूप में बीजेपी के नेता यहां वहां घूम रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। तो साथियों, संक्षिप्त में मैं फिर से कहूंगा, ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव हैं, पर इसका राष्ट्रीय असर भी होगा। पर ये विधानसभा के चुनाव हैं, बिहार के भविष्य के लिए चुनाव है, और खास तौर से बिहार के युवाओं के भविष्य के चुनाव है। कुछ ही दिनों में महागठबंधन का घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा, पर इस बीच हम चाहते थे कि इस आरोप पत्र द्वारा बिहार के जनता के सामने हम हकीकत पेश कर सकें कि 20 साल में किस तरह से बिहार पीछे गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार में, शिक्षा के क्षेत्र में, शासन में। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिहार आगे बढ़ा भी है, अपराध में, घूस में, विफलताओं में, शासन की विफलताओं में बिहार तो आगे ही बढ़ा है। तो ये ऐतिहासिक चुनाव हैं, निर्णायक मोड़ पर हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि परिवर्तन होगा। बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के समाज के सभी वर्ग इस 20 साल के जुमले से मुक्ति चाहते हैं और शासन चाहते हैं, और शासन चलाने वाले बिहार में होना है और कहीं नहीं बैठना है, नागपुर में या दिल्ली में। वही असली मुद्दा है इन विधानसभा चुनावों में। शुक्रिया। पत्रकार साथियों, बस आपके धैर्य की ओर परीक्षा नहीं लेंगे। 3 मिनट की एक छोटी सी इसी पर फिल्म है, वो आप देख लीजिए, उसके बाद हम फिर प्रश्नोत्तर लेंगे। 20 साल विनाशकाल। भाजपा जदयू नेताओं के चुनावी भाषणों में बिहार विकास की गंगा में डुबकी लगा रहा है, अन्यथा बिहार की जमीनी हकीकत तो बेहद भयावह एवं दयनीय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बीमार है, दिल्ली से चल रही सरकार है, गुंडा राज ने मचाया हाहाकार है, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार है। मंत्रियों को कमीशन की दरकार है, हर ऑफिस में फैला भ्रष्टाचार है। देखिए भाजपा जदयू के 20 साल का पूरा हिसाब। 1. बिहार सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा, देश के 17 बड़े राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य। 2. भीषण गरीबी, बिहार में 5 करोड़ लोग मात्र 40 रुपए दैनिक आमदनी पर जी रहे हैं। 64% लोग 67 रुपए से भी कम आमदनी पर जी रहे हैं। 3. पलायन की पीड़ा, 2 करोड़ 98 लाख मजदूर, 94% की आमदनी, 10,000 से भी कम। बेरोजगारी का दर्द, युवा झेलते रहे बेरोजगारी की मार, मोदी नीतीश सुनाते रहे जुमले हर बार। पीएम इंटर्नशिप योजना में 1 करोड़ की जगह सिर्फ 28,000 युवाओं को मिली इंटर्नशिप। 5. पेपर लीक से भविष्य चौपट, पिछले वर्षों में 10 से अधिक पेपर लीक। पेपर रेट चार्ट, नीट पीजी 70 से 80 लाख, नीट यूजी 30 से 40 लाख, बैंकिंग 15 से 20 लाख, एसएससी 15 से 20 लाख। 6. गुंडा राज, 20 वर्ष में 60,000 से अधिक हत्या, 1,15,000 से अधिक हत्या के प्रयास।
6,58,000 से अधिक जघन्य अपराध, 2,60,000 से अधिक महिला हिंसा। 7. चौपट शिक्षा व्यवस्था, 16,529 स्कूलों में बिजली नहीं, 83.5% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं, 2,637 स्कूलों में केवल एक शिक्षक, 18 से 23 आयु वर्ग के 1.10 करोड़ युवाओं ने कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा। 8. 70,000 करोड़ का घोटाला, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में बिना हिसाब दिए 70,000 करोड़ का महाघोटाला। 9. बजट खर्च नहीं, 5 वर्षों में अपने ही तय बजट का लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई सरकार। 10. बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार में 69% तक डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, अस्पतालों में 82% तक विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। स्वीकृत 399 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ 191 का निर्माण हुआ है। 11. भविष्य हुआ बीमार, 69.4% बच्चे अनीमिया ग्रसित, 15 से 19 आयु वर्ग की 65.7% बच्चियां अनीमिया ग्रसित, 15 से 49 आयु वर्ग की 63.5% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित। 12. बिहार में अदानी लूट, मात्र 1 रुपए की वार्षिक लीज पर अदानी को दी गई 1020 एकड़ जमीन। अडानी बिहार को देगा 6.075 प्रति यूनिट, जबकि महाराष्ट्र को 3 रुपए 67 पैसे, यूपी को 3 रुपए 72 पैसे और बंगाल को 3 रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट फिक्स चार्ज पर दे रहा है। 13. फर्जी डिग्री का फैलाया धंधा, प्रदेश भर में फर्जी डिग्री का नेटवर्क उप मुख्यमंत्री तक है ग्राहक। फर्जी डिग्री रेट चार्ट, BAMS 25 लाख, LLB 3.5 लाख, नर्सिंग 3.5 लाख, B फार्मा 3.5 लाख। 14. मखाना किसानों की बर्बादी, अमेरिका ने मखाने पर 50% टैरिफ बढ़ाया, संकट में मखाना किसान। 15. भ्रष्टाचार के पुल, 3 वर्षों में गिरे 27 पुल, सिर्फ 2024 में 17 दिनों में गिरे 12 पुल। 16. फर्जी मंत्री भ्रष्ट सरकार, 7वीं फेल उप मुख्यमंत्री, बिना मैट्रिक बना फर्जी डीलिट धारक, जहरीली दवा निर्माता, सजा याफ्ता मंत्री, जाली जिवेश। 17. मां गंगा को धोखा, मां गंगा को किया गंदा, नहाने लायक तक नहीं छोड़ा, सीवरेज प्लांट के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार, NGT के अनुसार सभी प्लांट मानकों पर फेल, लगाया गया जुर्माना। ये है भाजपा जदयू के 20 साल के विनाशकाल का हिसाब। सोचिए, इसमें विकास कहाँ है? ये विकास नहीं, शुद्ध विनाश है जो 20 साल में भाजपा जदयू ने बिहार को दिया है, और इस बार इसका पूरा हिसाब बिहार की जनता करने जा रही है। धन्यवाद। पत्र हिंदुस्तान से रंजीत कुमार जी। सीट बंटवारा कब तक होगा और कितनी सीटों की उम्मीद है? ये सारी बातें आपके बीच अलग अलग सूत्र के हवाले से जा रहा है, लेकिन हमारी सीट शेयरिंग की सभी विषयों पर, सभी मुद्दों पर हम चर्चा करके आगे बढ़े हैं और हम आज भी बैठने जा रहे हैं। जब अंतिम रूप देंगे तो आपसे जरूर बताएंगे और बैठ के ज्वाइंटली बताएंगे। ये किताब वितरित करवा दीजिए स्नेहाशीष जी, जो पीछे है वो बुक सबको वितरित करा दीजिए। बाल योगी जी दैनिक भास्कर से। ये PAC के अध्यक्ष, हमारे सांसद, लोकसभा के सांसद, यहाँ के नहीं, मैं सांसद की बात कर रहा हूँ। बिहार में भी चर्चा हो सकती है, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। CAG की रिपोर्ट PAC को सौंपी जाती है। CAG की रिपोर्ट केंद्र सरकार से संबंधित हो या राज्य सरकारों से संबंधित हो, PAC को पूरा अधिकार है। पर ये जो CAG की रिपोर्ट पेश किए गए थे 25 तारीख को 2025 को, जो केवल 10 विभागों तक सीमित रखा गया था, 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला, इस पर जांच होना जरूरी है और जांच कराना जरूरी है।
नहीं, देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये घोटाला कराया है, जो जिम्मेदार थे। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का दुरुपयोग किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आप असली मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। असली जिम्मेदार जो जिम्मेदार हैं इस घोटाले के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दैनिक जागरण से सुनील लाल जी। राजेश जी, आप देश बिहार में है। देखिए, बिहार के कई ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे अलग अलग तरह से आए हैं और बिहार एक बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है। हम उस विषय के जहां तक बात करते हैं तो ये बिहार के मुद्दे साथ साथ चल रहे हैं और घोटाले भी साथ साथ चल रहे हैं। देखिए, हम लगातार, जो आपका सवाल है, लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर हम ये मुद्दे उठा रहे हैं। ये बात सही है कि 2019 को हमें जनादेश नहीं मिला, पर 2024 के चुनाव के नतीजे देखिए ना। 2024 के चुनाव के नतीजे क्या साबित करते हैं? प्रधानमंत्री नहीं बनते बिना जेडीयू और टीडीपी के समर्थन के। तब तो कोई सवाल नहीं उठाया, पर यह बात सही है 2019 में जो हम मुद्दे उठा रहे थे, खास तौर से जो घोटाले हुए थे मोदी सरकार के कार्यकाल में, 2019 में हमें जनादेश नहीं मिला, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो एक ऐसे माहौल में हुआ, एक इमोशनल माहौल। आप जानते हैं क्या इतिहास था, पुलवामा हुआ, उसके बाद जो घटनाएं हुई, वो बिल्कुल अलग सा एक माहौल खड़ा कर दिया। पर 2024 देखिए, 2024 में अगर वोट चोरी नहीं होती, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें नहीं मिलती। हमारा अनुमान है, और राहुल जी ने भी कहा है, कि 180-185 पार करना असंभव था बीजेपी के लिए। बीजेपी की सरकार बननी नहीं थी, पर वोट चोरी के सहारे उन्होंने 2024 का चुनाव जीता। एक प्रभात खबर से शशि भूषण जी। आज का विषय क्या है? आप इसके विषय में 20 साल विनाश काल, इससे संबंधित पूछिए। यहाँ लगभग 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए। कई मंत्री पर संगीन आरोप लगे हैं। कई मंत्री ऐसे बैठे हैं जिनकी अब तक जवाब नहीं आई, तो जवाब वहां से भी आनी चाहिए। और आज का विषय है 20 साल विनाश काल, इससे संबंधित पूछ लीजिए, बाकी आपसे तो वार्ता होते रहे।
अब सिर्फ आखिरी 2 प्रश्न लिए जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं, अगर बाबा मनोरंजन जी हैं यहाँ विशेष रूप से आए हैं, अगर उनसे तो वो हों तो सवाल करें, नहीं तो आखिरी 2 सवाल साक्षी जी आप लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने आज चुनाव से पहले घोषणा की है कि हर घर वो रोजगार देंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी वो देंगे। आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा सर इस चुनाव में, क्योंकि वोट चोरी को लेकर तो राहुल गांधी जी चल ही रहे थे और वोट चोरी का मुद्दा था, इसके अलावा भी कांग्रेस का क्या मुद्दा है इस बिहार चुनाव में, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया? हमने पहले से ही कहा है कि वोट चोरी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि राशन चोरी, पेपर चोरी, रोजगार चोरी सब वोट चोरी से जुड़े हुए हैं। तो वोट चोरी एक मूल मुद्दा तो ज़रूर है, और वोटर अधिकार यात्रा भी निकाला गया जिसमें तेजस्वी जी भी शामिल थे। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुशासन के बारे में हमारा जो संकल्प है, जो हमारे वादे हैं, जब घोषणा पत्र निकलेगा अगले हफ्ते आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, उसमें कोई राज नहीं है। तो क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा मुद्दा जो है सामाजिक सद्भावना, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास का मायने शिक्षा और स्वास्थ्य खास तौर से, उसी पर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। सुजीत जी आज तक से। ये अभी के मुद्दा क्या है, उसको क्यों दबाना चाहते हैं? अभी के मुद्दा तो ये है कि भाई मंत्री पर जवाब है, वो सवाल तो दे नहीं रहे हैं और हमको घेर रहे हैं। आपके जो सवाल है हम लोग परमानेंट उसका विराम देंगे, बहुत जल्दी देंगे। अरे मेरे भाई, हाफिज डिफिट मंत्री जो आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि दोनों में कितना अंतर है। लगातार झूठ पर झूठ बोला है उन्होंने और उसका हाफी डिफिट भी दिया है, ये तो आप जानते हैं ना। तो क्या 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 तुलना है? चलिए इसी के साथ धन्यवाद। प्रेस वार्ता समाप्त करें।